दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन में आप अपना 100% देते हो, आप पूरे पैसे भी दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छा घर नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ठेकेदार गलतियां कर देते हैं और आप अच्छा ठेकेदार चूज नहीं कर पाते हो। चूज नहीं किया या कर भी लिया, फिर भी कंस्ट्रक्शन में अगर गलतियां होंगी तो आपका घर कमजोर बनेगा। उसमें क्रैक रहते हैं, डैम्पनेस आ सकती है, सीलन आ सकती है, इवन उसकी लाइफ आधी हो जाती है। तो आज की वीडियो देख लो, अपने ठेकेदार को ये समझा देना कि हमारा घर जब भी बनाए ये गलतियां मत करनी है, आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है। जैसे हम सामने देख रहे हैं, यहाँ घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, सब सही है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम की जो स्टीरअप है, मतलब रिंग जो होता है, उसकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी गलती है। स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, 6 से 7 इंच है, उससे ज़्यादा नहीं दी जाती है, तो ये ज़्यादा है। मतलब ये पहली चीज़ है। बाकी तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन करवाना है कि रिंग की स्पेसिंग कितनी रखनी है, जॉइंट्स पे कम होती है, बीच में ज़्यादा हो जाती है, ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपको जो प्लिंथ दिख रहा है, प्लिंथ के ऊपर डायरेक्ट क्या हो गया, ब्रिक वर्क शुरू हो गया, ईंट का काम शुरू हो गया। ये गलती है। क्या गलती है इसमें कि जब ये घर बन जाएगा उसके बाद जो सीलन होती है, डैम्पनेस होती है, वो इस घर में पक्का आने वाली है। नीचे की 3-3 फीट की दीवार में क्या होगा, सीलन आ जाएगी। और उसका फ़ायदा क्या है? तो आपको क्या करना है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, जो प्लिंथ बीम है उसके ऊपर डीपीसी ज़रूर करनी है। 2 से 3 इंच का वाटरप्रूफिंग की कोई लेयर, भले वो कंक्रीट है, भले वो कोल टार है, भले कोई शीट है, भले उसकी एसएस की शीट आती है, वो लगा दो कि नीचे से पूरा ऊपर पानी ना जा सके। जैसे सामने आप देख रहे हो, कोई है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है घर की कंस्ट्रक्शन में। इसको और कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं कि जो तराई है, क्यूरिंग है, ऐसे भी सर्दी है, अभी सुबह में अगर इसको पानी देंगे तो दिक्कत आएगी, तो आपको तराई 10 से 12 दिन करनी है, तभी वो कंक्रीट M25 का M25 रहेगा। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के बहकावे में नहीं आना है, आपको 12 दिन तराई करनी है। वो जल्दी तराई इस कम भी करते हैं कि कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ ले, भले क्रैक आए लेकिन उनकी शटरिंग खुल जाए। शटरिंग जल्दी खोलने के चक्कर में पानी तराई कम करते हैं, तो ये चीज उसको नहीं करने देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ठेकेदार क्या बोलेंगे, जैसे कोई स्टील डिटेल बना, आपने ड्राइंग बनाई किसी आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपने स्टील की डिटेल बना ली। आपको कुछ ठेकेदार बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा स्टील इसमें दिया है, कईयों में बोलेंगे कि ये स्टील गलत दिया है, कईयों में बोलेंगे ये पिलर का साइज बहुत ज्यादा है। जब भी आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, वो घर 1 स्टोरी आप बनाने वाले हो, 2 स्टोरी के हिसाब से आपको सरिया देगा, 3 स्टोरी के हिसाब से, अगर 2 स्टोरी बनाने वाले हो 3 के हिसाब से देगा, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं। आपने एक्सटेंशन करना ही होता है। आप अभी सोचोगे 1 साल पहले कि नहीं हम इतना ही बनाना है, ऊपर जाना ही नहीं है, लेकिन आप 10 साल या 15 साल बाद वो आपका बेटा कर देगा, तो तब आप सरिया तो दे नहीं पाओगे। तो वो पहले लेके चलता है, लेकिन ये ठेकेदार को नहीं समझ आती है, क्योंकि उसने विद मटेरियल अगर आपने उसको काम दिया है तो चाहेगा कम से कम सरिया लगे। तो आपको जो भी ड्राइंग होगी आर्किटेक्ट से बनवानी है, और जितना जैसा सरिया उसने कहा है वैसे देना, और आर्किटेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पहली शर्त रहती है। किसी सिविल इंजीनियर या किसी फ्रेशर से बना लोगे तो दिक्कत रहेगी, वो दिक्कत रहती है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस से बनाओ, जितनी डिटेल हो वही देनी है। फ्यूचर के हिसाब से सरिया दिया रहता है, काफी चीजें इंजीनियर देख कर सरिया देते हैं। ठेकेदार का ये होता है कि पुराना में हमने 1 स्टोरी का या 2 स्टोरी का घर बनाया था, उसमें तो रॉड अलग थे, वहां मिट्टी अलग थी, वहां हवा अलग थी, सब चीजें देख के ही स्टील डिटेल बनाई जाती है। तो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट से ही स्टील डिटेल या ड्राइंग बनाना। और साथ ही साथ मैं कहूंगा, जब भी डिटेल बनाओ, सब डिटेल बनाओ, प्लम्बिंग की डिटेल भी बनाओ, क्योंकि क्या होता है, लोग सब डिटेल बना देते हैं, स्टील वगैरह दे देते हैं, जब प्लम्बिंग पाइप डालने की बात आती है तो कहीं से बीम कट रहा है, कहीं से कॉलम कट रहा है, तो वो स्ट्रेंथ वैसे डिक्रीज होगी। तो बीम कॉलम आपके कभी भी प्लम्बिंग के काम के लिए नहीं कटने चाहिए। तो अगर ऐसी प्लम्बिंग डिटेल आपकी होती है तो बहुत बढ़िया है। अगली चीज होती है वैसे ही फुटिंग की डेप्थ। मैंने ठेकेदार देखा है कि बोलते हैं 3 से 4 फीट बहुत है, 5 फीट बहुत हो गया, आपने तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बनानी, 5 फीट कौन देता है? देखो, डेप्थ भी कौन डिसाइड करता है? हमारा इंजीनियर डिसाइड कर रहा है कि उसने देखा है कि 3 स्टोरी बनेंगे, फ्यूचर में 2 स्टोरी, भले 1 स्टोरी बन रही है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी मैटर करती है ना। अगर लूज मिट्टी होगी, 3-4 फीट गड्ढा करोगे तो बाद में गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो 5 से 6 फीट जितना उसने गहराई कही है डेप्थ करने को, उतनी डेप्थ करके ही अपनी घर बनाओ। अगली प्लिंथ बीम की हाइट होती है। कुछ ठेकेदार क्या बोलते हैं 2 से 2.5 फीट बहुत है। इतनी कौन सा रोड ऊपर होने वाला है, कौन सा पानी अंदर आने वाला है? देखो, डेवलपमेंट इंडिया की चल रही है अभी,
रोड मतलब मैं बोलता हूं 3-4 साल बाद एक लेयर डल गई होती है, 20-25 साल बाद वो 2.5 फीट आपके लेवल तक पहुंच जाएगा, 2.5 फीट नहीं भी पहुंचेगा, लेकिन पानी का लेवल होने वाला है ऊपर, तो पानी अंदर भी आएगा और रोड ऊंचा हो गया तो दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको कम से कम 3 फीट इस समय लेके चलना पड़ेगा अपने प्लिंथ की हाइट। तो प्लिंथ के नीचे ब्रिक वर्क करवा लो या प्लम कंक्रीट करवा लो, अपने प्लिंथ की हाइट बढ़वा लो, ठेकेदार के बहकावे में नहीं हो। जो आपको 2-2.5 फीट देगा वो दिक्कत आएगी। अगली चीज होती है कॉलम की लैपिंग देनी पड़ती है। जब पिलर का लैप जो रहता है, सरिया जो रहता है, कहीं भी नहीं देना होता है, तो ठेकेदार क्या करते हैं, एक नीचे से सरिया खड़ा कर देते हैं 7 मीटर और 5 मीटर का, ठीक है, क्योंकि 12 मीटर का लेंथ आ रहा है, 40 फुट की लेंथ आ रही है, उसकी कटिंग करके खड़े कर देते हैं। और जब दूसरा फ्लोर पड़ता है उसी की स्लैब पे लैप आता है। कभी भी जो स्लैब होती है वहां पे लैप नहीं देना, वो सबसे क्रिटिकल जोन होता है फेलियर का, वहां सबसे ज्यादा पिलर फेल होते हैं, तो वहां पे लैप नहीं देना। आपको हमेशा पिलर के सेंटर में लैप आना चाहिए, वो भी आगे पीछे होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, एक जगह पे लैप नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको बोल दो कि हमारा लैप सेंटर में रहना चाहिए। जैसे 10 फीट हाइट है घर की, ठीक है, तो सेंटर कहां हो गया 5 फीट, तो 5 फीट के आगे पीछे ही आपका लैप होना चाहिए, ना तो 1 फीट पे, ना तो 2 फीट पे, ऐसे, ठीक है। स्लैब की थिकनेस भी दिक्कत देती है। ठेकेदार क्या करते हैं, यहां कंक्रीट बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि अगर आधा इंच भी स्लैब मोटी हो गई तो उनका कंक्रीट सीमेंट लेबर बहुत जा रहा है, तो वो कम से कम स्लैब देते हैं, मतलब 4.5 दे दी या 5 दे दी। तो आपको 5 इंच से कम स्लैब मोटाई नहीं रखनी है, 5 इंच रखनी ही रखनी है। 5 से 6 इंच स्लैब रखो, ज्यादा भी रखने की जरूरत नहीं है, कम भी नहीं। और 4 से 5 के हिसाब से करनी है कि स्लोप आपकी पूरी मेंटेन हो। वो क्या करते हैं, एक जगह 4 इंच कर देंगे, दूसरी जगह 5 इंच कर देंगे कि स्लोप, हमें स्लोप देनी थी, नहीं तो पानी रुकना था आपकी छत पे, तो आप करो क्या, एक जगह 6 इंच दे दो, 6.5 इंच दो भले, तो दूसरी जगह 5 इंच दो। 5 इंच से कम नहीं देने देना, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में आने वाली है। आपका छत शिवर करेगा, क्रैक आएंगे, क्योंकि सरिया जो बीच में है, सरिये को मतलब कम से कम 1 इंच ऊपर नीचे जगह चाहिए, नहीं तो वो क्रैक कर देता है, सरिया अंदर सड़ने लग पड़ता है। तो ये चीज भी होती है। जब भी प्लास्टर होता है, देखो ठेकेदार को काम दिया तो वो बोलेगा आपने फॉल सीलिंग करवानी है, तो मेरे ख्याल में प्लास्टर की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा लेबर है, तो आपको प्लास्टर करवाना ही करवाना है। भले फॉल सीलिंग करवा रहे हो, उससे होगा क्या, जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, आपकी पीओपी को खराब कर देता है। अगर प्लास्टर नहीं करवाया होगा तो सीलन आएगी आपके घर में, तो प्लास्टर करवाना जरूर। फिर बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे आपने ड्राइंग तो बना ली, कई जगह ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, जब ठेकेदारी सब कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लटक बीम नहीं देते हैं। लटक बीम कौन से हो गए, जो बीम नीचे दिखते हैं वो बीम घर में कम देते हैं, वो करते हैं स्लैब बीम दे देते हैं पूरे घर में। स्लैब बीम सारे घर में नहीं होंगे, अगर एरिया कम है, छोटे छोटे कमरे हैं, लगा लो 7 बाई 8 फीट का कमरा है या 10 फीट का कमरा, 10 बाई 10 से ज्यादा जगह है ही नहीं, तो वहां पे स्लैब बीम दे दोगे चल जाएगा। लेकिन जहां बड़ा एरिया होगा, जहां हॉल है, तो वहां पे आपको लटक बीम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट वही करता है। स्लैब बीम उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में जब एक्सटेंशन होगा तो आपकी स्लैब झुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो ठेकेदार अपना शटरिंग का, लेबर का पैसा बचाने के लिए लटक बीम नहीं देते, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा टाइम लगता है, तो वो स्लैब बीम दे देते हैं। तो आपको उसको बोलना है कि जैसे हमारी डिटेल है ड्राइंग की वैसे दो, जहां तो लटक बीम दो। अगर 10-12 फीट से ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है किसी एरिया में, वहां लटक बीम ही काम करेगा अच्छे से, नहीं तो दिक्कत आएगी। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, देखो हमारा बिल कैसे बनता है, स्लैब को मेजर किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्लैब बढ़ाते हैं। 2-2.5 फीट छज्जा बहुत इनफ होता है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है कि पानी नहीं लगता है अंदर, 2-2.5 फीट बहुत है। तो वो क्या करते हैं 3, 3.5 या 4 फीट दे देते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी स्लैब होगी, छज्जे को भी मेजर किया जाएगा, तो उतना ज्यादा उनका बिल बनेगा। जैसे रेट हुआ 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो पूरी स्लैब अगर ऐसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट है, छज्जा निकाल दिया 200 स्क्वायर फीट बढ़ गया, तो 200 × 1800 करोगे, देखना एक्स्ट्रा बिल बनेगा। वो बिल फ्री का है, क्योंकि उसके नीचे तो छज्जे के नीचे कुछ नहीं आया, तो वो छज्जा भी लिमिटेड निकालना जितना आपको उसकी जरूरत होगी। अगली चीज क्या करते हैं ठेकेदार, लिंटल और कंक्रीट बैंड नहीं देते। लिंटल क्या हो गया, हमारा 7 फुट पे जो आता है खिड़कियां दरवाजों के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्रैक बढ़ते नहीं है और आपके घर को पकड़ के भी रखता है वो लिंटल। और कंक्रीट बैंड होता है जहां खिड़कियों के नीचे होता है, पूरे घर में कंक्रीट बैंड दोगे आपके घर में क्रैक भी नहीं आएंगे, घर को पकड़ के रखेगा। ठेकेदार नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं सीधी दीवारें चढ़ाएंगे, स्लैब डाल देंगे, क्योंकि उनका लेबर बच रहा है, मटेरियल बच रहा है, टाइम बच रहा है, सरिया बच रहा है। तो आपको अपने घर में लिंटल और छज्जा जरूर देना, नहीं तो फुली सजेशन तो वो तो देते रहेंगे, बस आपको उससे नहीं
जाना है उनके साथ। अगली चीज है वॉल थिकनेस। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, आप पिलर और बीम दे रहे हो तो फिर तो जो वॉल का कोई काम ही नहीं है, वो सही भी बोल रहे हैं, वॉल का कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूंगा बाहर की जो दीवारें 9 इंच की रहेंगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा है, सीलन की पर्पज से भी अच्छा है, और प्रॉपर से अगर डिजाइन नहीं हुआ है, कॉलम बीम सही से डिजाइन नहीं हुआ है, तो हमारी जो बाहर की 9 इंच की दीवार होगी वो आपके घर का लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो मैं कहूंगा बाहर की तो 9 इंच की दे दो, भले अंदर की 4 इंच की दो, ये चीज भी कर सकते हो। अगली चीज होती है जब स्लैब की शटरिंग होती है तो ठेकेदार का सबसे ज्यादा टाइम पैसा वहीं जा रहा होता है, क्योंकि शटरिंग में बहुत मटेरियल लगा होता है। तो वो क्या करता है 10 से 12 दिन में शटरिंग खोलने के शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बल्ली निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा प्लेटें निकाल देंगे, फिर बाद में प्लेटें निकाल के वहां बल्ली खड़ी कर देंगे कि हो जाएगा। नहीं, अगर आपने 14 से 15 दिन से पहले शटरिंग खोली तो आपके घर में मैं बोलता हूं हेयर लाइन क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो 14 दिन में कम से कम 90% हमारा कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ चुका होता है। 14 दिन के बाद शुरू कर सकते हो, लेकिन विंटर में नहीं करना है। जहां पीपीसी सीमेंट अगर स्लैब में यूज कर रहे हो तो कम से कम 18 से 19 दिन रुक जाओ, फिर थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ गई होती है, उसके बाद खोल लो, फिर जो वर्टिकल प्रॉप्स लगा सकते हो। अगली चीज होती है जब भी हम क्या करते हैं, मैंने देखा है सीढ़ी बनाते हैं, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, नीचे कंक्रीट की बेस स्लैब होती है, ये कंक्रीट की स्लैब डाली, उसके ऊपर ईंट का टप्पे बना देते हैं। वो डेड लोड बनाता है किस पे, बेस स्लैब पे। बेस स्लैब थोड़े टाइम बाद झुकने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी जो सीढ़ी है कंक्रीट की उसको बोलो प्रॉपर से सरिया दे नीचे ऊपर, नहीं तो बाद में आपकी सीढ़ी झुक सकती है, प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। जब भी इस घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरिये के काम में दिक्कत देते हैं ठेकेदार, उनका हुक जो रहता है, स्टीरअप रिंग होते हैं ना, उनका हुक सीधा रखते हैं, क्योंकि उनका टाइम ज्यादा लगता है। अगर हुक प्रॉपर से यू रखेंगे, ऐसे हुक रखना होता है, पूरा अंदर हुक रहे, अंदर हुक रहेगा, आपके सरिये को पकड़ के रखेगा, लेकिन वो सीधा रखते हैं कि जल्दी जल्दी हुक बन जाए, जल्दी जल्दी सरिये में डल जाए, और स्पेसिंग भी अपने हिसाब से देते हैं, जो ड्राइंग पे मेंशन होगा वही बोलना। जब भी टाइल लगाई जाती है घर में, वो क्या करते हैं, सीमेंट से वॉल टाइल चिपका देते हैं, भले वो 7-8 फीट 9 फीट पे टाइल लगा रहे हैं। देखो, जब जैसे जैसे टाइल की हाइट बढ़ती जाती है, उसके गिरने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, और बड़ा प्लैंक लगोगे और गिरेगा। तो उसके लिए टाइल एडिसिव, टाइल केमिकल जो आए हैं, अलग हाइट के लिए अलग टाइप का केमिकल होता है, तो उसी हिसाब का केमिकल यूज करके लगाना, सीमेंट से कभी नहीं लगाना। अगली चीज क्या करनी है, जो डोर वगैरह हम लोग घर में लगवाते हैं, जब आप ठेकेदार फुल मटेरियल दे देते हो काम, तो वो क्या करता है, फ्लश डोर लिख देता है कि फ्लश डोर लगा के दूंगा, लेकिन फ्लश डोर सॉलिड भी होते हैं और अंदर से खाली भी होते हैं। तो वो देख लेना अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर लगा रहा है नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो 6-7 हज़ार के से ही स्टार्ट होता है, बाकी 3-4 हज़ार रुपये का मिलेगा, वो अंदर से खाली रह सकता है। देखो, अगली चीज क्या होती है, जब भी हम एटीटी करवाते हैं, हमारे ठेकेदार ने बोला था कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, एंटी ट्रीटमेंट, लेकिन वो करता क्या है, थोड़ा थोड़ा कर देगा, मतलब सामने सामने आपको दिखा देगा कि एटीटी हो रहा है। नहीं, उसको बोल रहे हैं फुटिंग में अलग से एटीटी होगा, क्योंकि स्प्रे भी किया जाता है एटीटी, और होल करके जो प्लिंथ होता है हमारा, उसके चारों तरफ होल किए जाते हैं, उसमें केमिकल फिल किया जाता है, भरा जाता है, और 1:19 का माल बनाना है, मतलब 1 लीटर अगर केमिकल है, 19 लीटर उसमें पानी डलेगा। और जब चिकन मैश लगानी है, ठेकेदार क्या करते हैं, सिर्फ जहां हमारा कॉलम और ब्रिक का जॉइंट होता है वहीं लगाते हैं। नहीं, आपको बीम और ब्रिक के जॉइंट पे, 2 ब्रिक का जॉइंट है वहां पे हर जगह फाइबर मैश और चिकन मैश लगानी है, फिर आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। अगली गलती क्या है, यहां आप सामने देखो, ये स्लैब कास्ट हो चुकी है। इसमें हुआ क्या गलती इनसे, एक तो यहाँ पे हनीकॉम्ब बहुत ज़्यादा है, ये गलत चीज़ है। इससे होगा क्या, जो जब प्लास्टर कर दिया जाएगा, प्लास्टर पोरस रहता है, वो पानी अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जो सरिया होगा वो सट जाएगा। दूसरा, जहाँ आप देख रहे हो बीच बीच में लकड़ी के पीसीस आपको दिख रहे हैं, ये होता है कच्चा शटरिंग जब करते हैं तो ये लकड़ी के पीसीस डालते हैं, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ लकड़ी का पीस डाल दिया। और कुछ लकड़ी के पीस ऐसे होते हैं जो निकलते भी नहीं हैं, जब निकालने जाओगे एक तो लेबर का एक्स्ट्रा खर्चा रहता है, कुछ निकलेंगे भी नहीं, तो उनको रह दिया जाता है, बोला जाता है कि हम प्लास्टर कर देंगे इसके ऊपर। जब आप प्लास्टर करते हो, उस एरिया का प्लास्टर में सबसे पहले क्रैक आता है, और थोड़े सालों बाद होता है क्या है, वो प्लास्टर नीचे गिरने लग पड़ता है। तो आपको शटरिंग जब भी करनी है, या तो प्लाईवुड की करनी है, अगर आपको प्लेट की भी करनी है, एमएस प्लेट की शटरिंग हुई है तो प्रॉपर से करनी है, कोई इसमें जॉइंट नहीं रहो। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये शटरिंग एमएस प्लेट की है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ खराब क्या होती है, ये जो जॉइंट होते हैं
उनमें से जो स्लरी होती है, जब कंक्रीट बनता है सीमेंट और स्लरी नीचे गिर जाती है, जो आपका कंक्रीट होता है उसमें एक तो हनीकॉम आता है क्योंकि माल हमारा सूखा हो गया, दूसरा उसमें क्या होता है स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि सीमेंट और पानी नीचे गिर गया, पीछे बचा क्या रेता और एग्रीगेट। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जब भी ऐसी कुछ शटरिंग आपको देनी है, मतलब जिसमें एमएस यूज़ करनी है, तो ऐसे गैप तो नहीं रहने चाहिए जैसे आप सामने देख रहे हो कितना ज़्यादा गैप है। ये गैप आपको नहीं दिखने। इसको कैसे सही कर सकते हो, इसके लिए आपको जो टेप आती है कंस्ट्रक्शन टेप, जैसे ये सामने लगाई हुई है, वीडियो की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होंगी क्योंकि व्हाट्सएप पे मोस्टली वीडियो आई है मेरे को, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा गलती क्या हो रही है जहाँ। तो ऐसी कुछ टेप आपको लगा देनी है कि आपकी थोड़ी भी स्लरी नीचे नहीं गिरे, और शटरिंग ऑयल लगा देना है तो अच्छे से काम हो जाएगा। जैसे सामने देख रहे हो यहाँ क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है। क्या हुआ है, यहाँ कवर ब्लॉक नहीं यूज़ किया है प्लिंथ बीम में। जब कवर ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा सरिया बाहर दिखने लग पड़ता है। ये ऐसे सरिया आप सामने देख रहे हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कवर ब्लॉक यूज़ करना है, प्रॉपर से शटरिंग हो, और इसको अभी रिपेयर करेंगे तो अच्छे से रिपेयर करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लास्टर बना के, वाटरप्रूफिंग केमिकल डाल के, रेक्रोन डाल के एक प्लास्टर बनाना है, और इसके ऊपर वो प्लास्टर अप्रोक्स आपको 1.5 इंच 12 mm से 15 mm चढ़ाना है। पहले एक लेयर चढ़ा लेनी है, रफ कर लेना है, फिर दूसरी लेयर चढ़ानी है। तो उससे थोड़ा बहुत ये सही हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा काम बहुत गंदा लगता है। जैसे देखो पूरे में आप देख रहे हो इतना ख़राब क्वालिटी का ये प्लिंथ बीम भरा गया है, तो ये सही चीज़ नहीं है। ये सामने आप देख रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या हुई है कि जो प्लिंथ बीम किया है उसके नीचे की मिट्टी अभी तक फिल नहीं की है, लेकिन फिल कर देनी चाहिए। जैसे आपका प्लिंथ बीम थोड़ा पुराना होता है, मिट्टी फिल कर दो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं प्लिंथ बीम को नीचे से खाली रखते हैं, ऊपर क्या काम ब्रिक वर्क का शुरू हो जाता है, तो वहाँ सेटलमेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अगली चीज़ क्या है, यहाँ 2 स्लैब को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लोग करते हैं एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन। लेकिन जब भी 2 स्लैब को जोड़ना है, जो उसका सरिया होना चाहिए वो पुरानी स्लैब का थोड़ा तोड़ना है, पुरानी स्लैब को, फिर दूसरा सरिया उसमें बांधना है, और फिर ऐसा कंस्ट्रक्शन केमिकल आता है निटो बॉन्ड का या किसी भी कंपनी का, आपको वहाँ लगाना है उस एरिया में। और उसके ऊपर जब आप कंक्रीट करोगे तो दोनों कंक्रीट की बॉन्ड बनेगी, तो मतलब लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको करना यही है। लेकिन यहाँ गलती क्या है, दूसरी स्लैब को तोड़ा नहीं है थोड़ा भी, और सीधा सरिया उसमें बांध दिया। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ गलती क्या हुई है, आपको लग रहा होगा सब सही तो लग रहा है, सरिया अच्छे से बांधा है। इसमें गलती है कि जहाँ मैं देख रहा हूँ ये जो स्टीरअप है, रिंग है, उसकी स्पेसिंग कितनी है, 12 इंच, 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच, जहाँ जो मन कर रहा है उतना उसमें स्पेसिंग दी हुई है। ऐसा कभी नहीं होता। 6 से 7 इंच की स्पेसिंग से ज़्यादा स्पेसिंग मत दो, क्योंकि जो हमारा काम होता है रिंग का, स्टीरअप का, वो सरिये को पकड़ के रखना है, शेयर फोर्सेस को काउंटर करता है। अगर ज़्यादा स्पेसिंग होगी तो वहाँ से कंक्रीट क्या होता है आपका फट सकता है। तो आपको जो स्पेसिंग रखनी है वो प्रॉपर से रखनी है। जहाँ हमारी जॉइंट होता है, जगह लगो जहाँ शुरू होता है बीम, वहाँ पर आप 5 से 6 इंच स्पेसिंग रखिए, बीच में आप 7 से 7 इंच तक रख सकते हो। उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से हायर करो, उसको बताओ कि हमें डिज़ाइन करवाना है कॉलम बीम का, वो अच्छे से डिटेल आपको देगा, तो वही सही से काम होता है, नहीं तो दिक्कत रहती है। अगर आपकी स्लैब पे भी ऐसे क्रैक्स हैं, ये देखो किसी की स्लैब पे क्रैक है, मेरे को वीडियो आई है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसे क्रैक्स हैं तो उनको अगर आप टेम्परेरी, मतलब मैं बोलता हूँ 5 से 6 साल के लिए अगर आप सही करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये एलिफेंट शील्ड रबर, लिक्विड रबर आता है। ये नहीं बोल रहा कि एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर यूज़ करो, ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो ये केमिकल बनाती हैं। एशियन पेंट का भी आता है, डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है। तो अगर इजीली जो भी मिल जाता है आपको लगाना है। इसको लगाने का तरीका बहुत अच्छा है, पहले इसको साफ़ कर लो, फिर जो क्रैक है उसके बीच इसको भरो, उसके ऊपर इसका एक रेनफोर्समेंट आता है, कपड़ा सा आता है, वो कपड़ा बिछाया, 2 लेयर 3 लेयर लगा दी, 4 से 5 साल जो भी आपका लीकेज हो रहा है वो लीकेज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। प्लिंथ प्रोटेक्शन का आपको कोई नहीं बताएगा। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है, जो आपका प्लिंथ जब बन जाता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन देनी होती है कि वहां से पानी नीचे ना घुस सके। तो इसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताएगा, आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन देना ही देना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन दोगे तो अच्छे से आपकी फुटिंग वगैरह नीचे का घर अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, जो कॉलम बार होते हैं, कॉलम बार का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जो हमें बताता है कि हमें कॉलम में क्या सरिया देना है, बीम में क्या सरिया देना है या स्लैब में क्या सरिया देना है, तो उससे ही आपको लेके कॉलम में सरिया स्टील डलवाना है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि 12 mm का सरिया डालना है 12 mm का। तो मिनिमम
12 mm का सरिया ही डालना होता है, मतलब 4 नग 12 mm के आने ही आने चाहिए। कुछ लोग 10 का भी डाल देते हैं, वो गलती है। 12 mm का आना ही आना चाहिए। और इसमें कैसे सही से सरिया डालना है, ये फोटो से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी भी G+ की बिल्डिंग है, कितना सरिया डालना है G+2 की, तो इस हिसाब से आपको सरिया डालना ही डालना है। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो प्लास्टर होता है, हम प्लास्टर करवाते हैं घर पे, तो उसमें रेशो होती है कि 1:4 का माल बनाओ, 1:5 का माल बनाओ। ये 1:4 क्या है, 1 में सीमेंट और 4 रेशो में सैंड। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहा है, वो नहीं तो 1:8 का माल बना के आपके प्लास्टर कर देगा, तो आपको क्या पता चलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्लास्टर रहेगा 1:5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 में सीमेंट 5 में सैंड, ये चीज ध्यान रखना ही रखना। और सीलिंग में 1:4 का। वैसे ब्रिक वर्क में 1:4 का आपको जो 5 इंच की ब्रिक होगी उसमें करना है, और 1:5 आपको 9 इंच की दीवार में मोटार डालते टाइम ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ध्यान नहीं देते हो आप लोग और वो कर देते हैं। अगली चीज आपको करनी है, जो भी कंक्रीट आपके घर में होगा, फुटिंग का कंक्रीट हो गया या स्लैब का कंक्रीट हो गया या बीम का कंक्रीट हो गया, वो आपको M25 ही रखना है। 1:2 का माल, मतलब 1 में सीमेंट, 1 में सैंड और 2 में एग्रीगेट। M25 या M20 भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम का नहीं करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो डाल रहा है नहीं डाल रहा है, यहीं पैसे बचते हैं और यहीं वो क्वालिटी से खिलवाड़ करते हैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। अगली चीज आपको देनी है, आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि प्लिंथ दे दिया तो लिंटल की क्या जरूरत नहीं, आपको प्लिंथ बीम देना है पहले। नीचे प्लिंथ बीम आ गया, उसके ऊपर कंक्रीट बैंड होता है। वो कहां होता है, जहां जहां हमारी खिड़कियों का बॉटम होता है ना नीचे, मतलब 4 फुट पे जहां से आपकी स्लैब होगी, टाइल पड़ेगी, वहां से 4 फुट पे कंक्रीट बैंड देना है आपको पूरे घर में। फिर लिंटल देना है 7 फुट पे, फिर स्लैब में जाके बीम देने हैं। तो उससे क्या होगा, आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्रैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लिंथ बीम का सरिया देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं 10 mm का या 12 mm का सरिया डाल देते हैं, नहीं, मिनिमम 4 नग 12 mm के डालने ही डालने हैं उसमें। लेकिन आपको प्रॉपर डिजाइन कर लेना है कि नीचे 16 के 2 नग, ऊपर 12 के, मतलब प्रॉपर से सरिया डालना है प्लिंथ बीम में, वो भी लोग नहीं करते हैं। कवर ब्लॉक एक ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोग घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं डालते, उनको पता ही नहीं है कवर ब्लॉक के बारे में। ये कवर ब्लॉक होता है, सामने आप देख रहे हो, ये आपको स्लैब में भी डालना है कि आपका सरिया स्लैब से थोड़ा ऊंचा रहे, आपका बीम में डालना है कि आपका जो सरिया है वो कंक्रीट के अंदर रहे, थोड़ा बाहर रहेगा तो उससे होगा क्या, आपका सरिया खराब हो जाएगा, डिट्रॉयड होएगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो आपको कवर ब्लॉक हर जगह प्रोवाइड करना ही करना है। फिर मैं बात करता हूं शटरिंग, जब भी करवानी है आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना है शटरिंग आप प्लेट से करो या प्लाई से करो, लेकिन वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। कंक्रीट डालते टाइम जो स्लरी निकल जाती है, पानी निकल जाता है, उसी में सीमेंट होता है, अगर वो निकल गया तो आपका कंक्रीट ऐसे ही बचेगा। तो आपको प्रॉपर से उसको करना है कि पैकिंग कर दे अच्छे से और अच्छे से शटरिंग कर, ये चीज भी उसको बता देना है। कभी भी आपको जब फुटिंग बनानी है, फुटिंग का हमेशा ध्यान रखना, जब खेत वगैरह होता है या पानी वाली मिट्टी होती है, वहां पाइल भी फाउंडेशन करो या अच्छे से फाउंडेशन आपको देनी है। चिकन मैश पता है किसी को, जो हमारे घर में क्रैक्स आ जाते हैं कॉलम और मतलब जॉइंट्स में, तो वहां पे आपको जहां भी कंक्रीट और ब्रिक मिलती है तो वहां पे चिकन मैश लगाओ। चिकन मैश लगा के ही प्लास्टर करोगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो ये भी खर्चा कॉन्ट्रैक्टर बचा लेता है, चिकन मैश कभी यूज नहीं करता है, तो आपको ये चीज उसको मस्ट पहले करा देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है तराई, क्यूरिंग। क्यूरिंग कोई नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर, वो एक लेबर अपनी वेस्ट नहीं करेगा। तो आपको अगर क्यूरिंग नहीं करवाओगे, आपने M25 डाला है, M20 डाला है, उसकी स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी, आधी स्ट्रेंथ आती है। आधी स्ट्रेंथ आती है अगर तराई करोगे, क्यूरिंग करोगे किसी कंक्रीट की, तो स्ट्रेंथ अगर आपको डबल करनी हो तो क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10 दिन तो क्यूरिंग करनी करनी है हर एक जगह की, तो तराई मस्ट करवाना। और हमेशा ध्यान रखना, जो डीपीसी हम करते हैं प्लिंथ के ऊपर, जिससे हमारे घर में सीलन नहीं आए, तो डीपीसी आपको प्रॉपर से करानी है, मतलब 2-3 इंच मोटा कंक्रीट डाल देना है M25, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल मरवा लो, तो उससे आपके घर में सीलन नहीं आएगी। आप देखोगे 3-3 फुट तक सीलन रहती है, तो वो सीलन कभी आपके घर में नहीं आएगी। आपकी जो स्लैब रहेगी, हमेशा ध्यान रखना स्लैब की थिकनेस 5 से 6 इंच रखना, उससे कम रखोगे तो आपका छत वाइब्रेट करेगा, मतलब ज्यादा रखोगे तो लोड आएगा घर पे। तो 6 इंच बहुत होती है, 6 इंच से ज्यादा कम आपको स्लैब की वो नहीं देनी है। कभी भी याद रखना, स्लैब में जो स्टील है
कम से कम 8 mm का यूज करना है, उससे कम 6 mm का कभी नहीं करना है। मेन बार आप 12 mm का करो और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 10 mm का, अगर आप स्लैब बीम प्रोवाइड कर रहे हो। अगर प्रॉपर से डिजाइन करवाया, मेन बार 10 mm का रखो और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा ध्यान रखना सीडी जब की जाती है वही मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर लगाना जिसने सीडी का काम पहले किया हो, नहीं तो मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं। सीडी का जो राइजर रहता है वो 6 इंच से ज्यादा कर देते हैं या ज्यादा रख देते हैं, उनको आइडिया नहीं लगता है कि कैसे सीडी बनानी है। तो सीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान आपको रखना ही रखना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं और ठेकेदार आपको ये कभी चीजें नहीं बताती है। इस पे अगर पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो पे तो मैं पार्ट 2 ले आऊंगा। अभी मैंने बेसिक हिंट आपको दे दी है, लेकिन इसको अच्छे से आपको अगर सीखना है तो हमारे मतलब YouTube पे जाना, जो भी टॉपिक मैंने बोला, अगर मैंने बोला कवर ब्लॉग लिख के आगे सिविल साइट विजिट लिखना, पूरी वीडियोस आ जाएंगी हमारी। हर एक टॉपिक पे 3-3 4-4 वीडियो है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आगे सिविल साइट विजिट लिखना, तो हमारी पूरी वीडियोस आ जाएंगी। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर आपसे अच्छे से काम करके देगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी।